और अभी हम पढ़ेंगे पार्ट 3। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। इन्होंने 3 टाइप के मन बताए। कौन कौन? पहला चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। चेतन मन, यह मन प्रेजेंट के विचारों से रिलेटेड होता है, जो हम वर्तमान में सोच रहे हैं उस विचार से रिलेटेड होता है। दूसरा अर्धचेतन मन, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देकर याद किया जा सकता है। और तीसरा अचेतन मन, इसमें वे बातें होती है जो हम भूल चुके हैं और हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती है। मतलब जो बात कुछ दिनों बाद, जैसे हम लोग कुछ बात को भूल जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो हमारे मन में नहीं आती है, उसे अचेतन मन के अंतर्गत रखा गया है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो पहला इदम, आईडी, दूसरा ईगो, अहम, और तीसरा प्र-अहम, सुपर ईगो। तो इदम क्या है? आईडी, इसमें व्यक्ति के शारीरिक और मूल आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। यानी कि इदम के अंतर्गत भूख, प्यास ये ज़रूरी है। अगर कोई लोग आपको रोकना भी चाहेगा तो आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि भूख लगेगा तो आप खाना ज़रूर खाएंगे, प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे। तो इसे इदम के अंतर्गत रखा गया है कि इसमें लोग जो होता है समाज का चिंता नहीं करता है, समाज का चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है इदम के अंदर। और दूसरा अहम, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। तो कार्यान्वयन इसे कहा जाता है, इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन, ठीक है। यह परिणामों की चिंता करता है। तीसरा है प्रा-अहम, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी न करना या झूठ न बोलना इत्यादि से। तो ये गुण जिनमें होता है उसे प्रा-अहम कहते हैं। नेक्स्ट है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसमें लड़का अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है अपने पिता के मुकाबले। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसमें लड़की अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है अपनी माँ के मुकाबले। और स्वमोह, इसमें व्यक्ति खुद से अब से ज़्यादा प्यार करता है, मतलब स्वमोह अपने आप से। इसमें व्यक्ति जो होता है अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है, उसे स्वमोह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन, एडजस्टमेंट, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है, ताकि अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। जैसे आपकी कोई आवश्यकता है, आपको बुक लेना है और आपके पास पैसे नहीं हैं आज, तो आप आज बुक नहीं लेंगे, जब पैसा होगा तब लेंगे। इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट, यानी परिस्थिति के अनुसार आपने अपने आप को ढाल लिया कि आपके पास आज पैसे नहीं थे तो आपने बुक नहीं लिया, ठीक है। दूसरा कुसमायोजन, तो यदि कोई व्यक्ति वातावरण में कुसमायोजन, तो यदि कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह कुसमायोजन को दर्शाता है। कुसमायोजन के तत्व, पहला तनाव, मतलब कोई व्यक्ति समाज में अपने आप को नहीं दिखा पाता है तो उसे कुसमायोजन कहते हैं। कुसमायोजन के तत्व, कारण, जब व्यक्ति वातावरण और मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता तो वह तनाव में आ जाता है।
मतलब जो आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति वो नहीं कर पाता, तो उसे तनाव कहते हैं। द्वेष, चिंता, जब व्यक्ति वातावरण और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाता तो उसमें द्वेष और चिंता जागृत हो जाती है। यानी जैसा होना चाहिए परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को ढाल नहीं पाता है तो लोगों को चिंता होने लगती है और द्वेष भी होने लगता है। दबाव, दबाव प्रतियोगिता के कारण होता है। आत्मसम्मान के लिए व्यक्ति दबाव में आ जाता है। नेक्स्ट है कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, किसी भी इच्छा में बाधा आने से उसकी उम्मीद खत्म हो जाना कुंठा कहलाती है। द्वंद्व, जब एक ही समय में दो शक्तियां जागृत हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है सुरक्षा युक्तियां, ऐसी युक्तियां होती है जिसमें व्यक्ति विशेष परिस्थिति में अपनी चिंता और कमियों से मुक्ति पाने के लिए एक अस्थायी कवच को साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है समायोजन करने के लिए व्यक्ति जिन रक्षात्मक युक्तियों का सहारा लेता है वह दो प्रकार की होती है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, प्रत्यक्ष विधि क्या है? तनाव को कम करने के प्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति चेतन रूप में अपनाता है। और अप्रत्यक्ष विधि, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष उपाय वे हैं जिन्हें व्यक्ति अचेतन रूप में अपनाता है। अब बात करते हैं तर्क संगति। तर्क संगति क्या है? पहला तर्क संगति, इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण और प्रतिक्रिया देता है। जैसे पेपर पास ना होने पर अध्यापक को दोष देना। यानी कि जैसे आपकी एक परीक्षा है और आप किसी कारण से फेल हो जाते हैं, नहीं पास कर पाते हैं, तो अपने पिताजी को क्या कहते हैं कि स्कूल में तो सर पढ़ाए ही नहीं थे। तो इसे ही तर्क संगति कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा है दमन। तो इसमें व्यक्ति के कष्टदायक यादें, विचार या भावना अचेतन मन में चली जाती है। तीसरा है समन। जब व्यक्ति कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वह फोर्सफुली उस इच्छा को भुला देता है। यानी कि जब व्यक्ति की कोई इच्छा होती है और वो पूरा नहीं हो पाती है तो उसे जानबूझकर भुला देना अच्छा समझता है, तो उसे ही समन कहा जाएगा। क्षतिपूर्ति, चौथा है क्षतिपूर्ति। इसमें व्यक्ति एक क्षेत्र की कमियों या सफलताओं को दूसरे क्षेत्र से पूरा करता है। जैसे कम लंबाई वाली लड़की द्वारा ऊंची हील वाली सैंडल पहनना। यानी कि जो क्षति हो चुकी है उसका पूर्ति एक तरह से किया जाता है। जैसे कि लड़कियां कम लंबी जो होती है तो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, यानी पूर्ति के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ऊंची हील वाली सैंडल पहनती है, तो उसे क्षतिपूर्ति कहा जाएगा। पांचवा आत्मीकरण या तदात्मीकरण। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर खुद को उसके व्यक्तित्व में ढालने का प्रयास करता है। जैसे सलमान खान को देखकर लड़के बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं, तो इसे आत्मीकरण, यानी इसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, जैसे आपने सलमान खान को देखा, कोई लड़का सलमान खान को देखा और उसके जैसा बॉडी बनाना शुरू कर दिया, तो उसे आत्मीकरण या तदात्मीकरण कहा जाएगा। ठीक है। छठा प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति अपने संवेग, विचार और इच्छाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है तो वह किसी अन्य पर अपनी भावना अभिव्यक्त करके समायोजन स्थापित करता है। जैसे ऑफिस में बॉस की डांट पड़ने पर घर आकर बच्चों पर गुस्सा निकालना, क्योंकि व्यक्ति बॉस पे तो गुस्सा कर नहीं सकता, तो इसलिए वो बॉस से खुद बात सुनता है और घर आकर अपने बच्चे को डांटता है, तो उसे प्रतिस्थापन कहा जाएगा। ठीक है। और जो छात्र नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे सब्सक्राइब करने में बोलता नहीं हूँ,
लेकिन आप लोग को कर देना चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर प्रतिगमन। जब किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है तो वह उससे बचने के लिए पास्ट में चला जाता है, जैसे गुस्सा आने पर बच्चों की तरह चिल्लाना या तोड़फोड़ करना, तो इसे प्रतिगमन कहा जाएगा। 8वां उदात्तीकरण। इसमें व्यक्ति अपनी अनैतिक इच्छाओं, प्रेरणाओं की संतुष्टि समाज के स्वीकृत उद्देश्यों के अनुसार करता है, जैसे बचपन में गुस्सैल बच्चे का बड़े होकर बॉक्सर बनना, तो इसे उदात्तीकरण कहा जाएगा। जैसे कोई बच्चा बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था या गुस्सैल स्वभाव का था, तो बड़ा होकर बॉक्सर बन गया, तो उसे ही उदात्तीकरण कहा जाएगा। नेक्स्ट है आकलन मूल्यांकन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आकलन और मूल्यांकन। ठीक है, आकलन असेसमेंट किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी सीखने के दौरान यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चे का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। आकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक तरीका है। आकलन जो है मूल्यांकन, जैसे हम एग्ज़ाम लेकर बच्चों को करते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? बच्चे को सिखाने के लिए, अधिगम के लिए, अधिगम को इम्प्रूव करने के लिए। और आकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन बच्चों को है उसको समझाना चाहिए। आकलन के बाद जो बच्चों में आता है कॉन्सेप्ट, उसे कन्फ्यूजन जो बच्चों में उत्पन्न होता है, तो उसे समझाना भी ज़रूरी है। आकलन 2 प्रकार का होता है। आकलन 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? पहला रचनात्मक आकलन, दूसरा योगात्मक आकलन। पहला रचनात्मक आकलन, पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। दूसरा योगात्मक आकलन, साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। जो साल के अंतिम में किया जाए तो उसे योगात्मक आकलन कहा जाएगा। और रचनात्मक आकलन, पढ़ने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन। जैसे कोई बालक को एक चैप्टर आप पढ़ाएं, उसके बाद उसका एग्ज़ाम लिए, उसका परीक्षा लिए, तो वो रचनात्मक आकलन कहलाएगा। और योगात्मक आकलन, जब बच्चा का फुल कोर्स कंप्लीट हो गया, एक सत्र समाप्त हो गया, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करते हैं, तो ये जो है योगात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है इसके तो क्या क्या है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के रूप में आकलन। इन 3 चीज़ों का आकलन किया जाना चाहिए बच्चों के क्लास में। जो CBSE में होता है एसए, FA और एसए, ठीक है, तो ये 3 एग्ज़ाम होते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो मूल्यांकन के अंतर्गत 2 चीज़ों का देखा जाता है कि बच्चा, हर चीज़ देखा जाता है बच्चा का, कि बच्चा खेल में कैसा है, उसका स्वभाव दूसरों के प्रति कैसा है, और बच्चा पढ़ाई में कैसा है, कितना नंबर ला रहा है। इन सब का मूल्यांकन करके जो देखा जाता है उसे ही मूल्यांकन कहा जाएगा, इवैल्यूएशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, पर जोर देती है। CCE इसलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना।
नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA। इसमें टीचर बाहरी पेपरों की जगह खुद ही उनकी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट है गत्यात्मक मूल्यांकन। यह बच्चों के विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को समझने में हेल्प करता है। मूल्यांकन की विशेषताएं। वैधता। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। विश्वसनीयता। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। ठीक है, मतलब किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार का होगा तो ये मापन विश्वसनीयता कहलाएगा। नेक्स्ट व्यवहारिकता। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठता। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। व्यापकता। इसमें सारे गुणों का मापन होता है। अब है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो। आइए समझते हैं पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो में से बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी आदि। बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो मतलब एक तरह का फाइल तैयार किया जाता है जिसमें बच्चा का व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी इकट्ठा की जाती है और तब मूल्यांकन किया जाता है। इसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे बिहेवियर, स्किल, एटीट्यूड, स्वभाव, स्किल और एटीट्यूड तीनों तरह का रखा जाता है। दूसरा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। इसमें बच्चे की क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे एकेडमिक, अटेंडेंस, अचीवमेंट, etc। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण की विधियाँ। टीचिंग मेथड। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं। समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है। इसके स्टेप: समस्या को चुनना, समस्या के कारण, और तीसरा समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चौथा समस्या का समाधान, पांचवा समाधान के व्यवहारिक प्रयोग। यानी कि कहने का अर्थ है कि बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया जाता है और साथ में हिंट्स दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें बच्चे खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, उत्तर खोजते हैं, बताते हैं और फिर उसके बारे में विश्लेषण करते हैं, समस्या को चुनते हैं और समस्या का कारण जानते हैं और समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जिसको ही समस्या समाधान विधि कहा जाता है। तो पहला है, इसके अंतर्गत पहला है आगमन विधि। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि जो विद्यार्थियों को सीखने पर बल देती है, उसे ही आगमन विधि कहा जाता है। इस विधि में तर्क करते हुए पहला उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी बच्चा को पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण देकर समझाया जाता है और उदाहरण से ही
नियम की ओर ले जाया जाता है। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। किसी विशिष्ट चीज़ के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसके बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले बच्चा को ऐसा उदाहरण दिया जाता है जिसके बारे में बच्चा जानता हो। जैसे आप कार का उदाहरण देते हैं, तो आप कार का उदाहरण दिए तो बच्चा कार के बारे में जानता है, और कार से फिर कार कैसे चलती है, क्या है। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा नहीं जानता है उसके बारे में ले जाते हैं, इसे ही कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये भी सेम है कि बच्चा को पहले मूर्त चीज़ें सामने दिखाई जाती है जो वास्तव में उनके सामने है, और उसके बारे में उससे रिलेट करके आप अमूर्त की ओर, जिस चीज़ों के बारे में बच्चा नहीं जानता है, यानी कल्पना की ओर, उसके बारे में कल्पना करके वैसा ही किसी अन्य चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इसे ही मूर्त से अमूर्त की ओर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी बच्चों को प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में जानकारी दिया जाता है, उसके बाद उसे प्रमाण दिया जाता है उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में। दूसरा है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। नेक्स्ट है इस विधि में पहला प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान विधि, इसमें स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सॉल्यूशन स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, ये पीछे भी हम बताए हैं। तीसरा है प्रोजेक्ट विधि, इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन थे? किलपैट्रिक थे। ठीक है, तो यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। चौथा प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। प्रत्यक्ष विधि में क्या है? बच्चों को बिना व्याकरण का ज्ञान दिए उसे भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। नेक्स्ट है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। छठा संश्लेषण विधि, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होती है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है, यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत बड़ी समस्या होती है उसको छोटा छोटा समस्या में कन्वर्ट करके और तब उसे हल किया जाता है। ठीक है, सातवां है अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है, यानी कि बालक इस विधि में जैसे शिक्षक करते हैं उस तरह से बालक उसका कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। इसे ही अनुकरण विधि कहा जाता है। जैसे शिक्षक जो बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं वैसा बोलने का कोशिश बालक
करता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। इस विधि के अंतर्गत ही शुद्ध उच्चारण शिक्षक करते हैं, जिनके लिए उन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। और शुद्ध उच्चारण करने के बाद बच्चे सीखते हैं। 8वां है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है कि व्याख्या किसी भी के बारे में विस्तार से उदाहरण देकर समझाया जाता है, जिसे ही व्याख्यान विधि कहते हैं, सिंपल भाषा में समझे तो। और इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है। सामाजिक विज्ञान में व्याख्यान विधि का प्रयोग सबसे अधिक होती है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है। खंडीकरण, इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है, यानी खंड करके, नाम से ही स्पष्ट है खंडीकरण, यानी कि बच्चे को खंड टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है। जैसे मोबाइल नंबर के 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करते हैं। समाजीकरण, सोशलाइजेशन। तो समाजीकरण क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। तो समाजीकरण में जो मानव होता है वो समाज से सीखता है और ये पूरे जीवन भर निरंतर चलते रहता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। समाजीकरण की इकाइयों के प्रकार। तो बच्चे समाजीकरण के मुख्यतः 2 तरह की एजेंसी काम करती है। बच्चे के समाजीकरण के लिए मुख्यतः 2 तरह की एजेंसी काम करती है। कौन कौन? पहला सक्रिय एजेंसी, दूसरा निष्क्रिय एजेंसी। सक्रिय एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वास्थ्य, क्लब, स्कूल, ये हैं जो सक्रिय एजेंसी हैं। जैसे परिवार में जैसा लोग होंगे, जैसा स्वभाव के होंगे, बच्चा भी उसी स्वभाव का विकसित होगा। और दोस्त, जैसा दोस्त होगा, बच्चा का जैसा दोस्त बनाएगा वो, वैसा ही व्यवहार उसका भी होगा। पड़ोसी का भी प्रभाव अहम होता है, रिश्तेदार का भी प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर अहम होता है। और स्वास्थ्य, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी कुछ वो अच्छा कर पाएगा। क्लब और स्कूल में भी अच्छे सिखाए जाते हैं बात, तो बच्चा उसको ग्रहण करता है और अपने आप पे लागू करता है। दूसरा निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी, इसका बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, तो इन सभी का बच्चे पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय में बच्चा जाता है, जो मन होता है पढ़ता है, और उसका जो पढ़ता है तो उससे ही वो सीखता है। जैसे कि अगर बच्चा पुस्तकालय गया, कोई बुक को पढ़ा, तो बच्चा बुक से जो सीखा वही सीखा, लेकिन समाज से उसको कोई सीखने को वहाँ कुछ नहीं मिला। रेलवे स्टेशन पे गया तो गया, ट्रैवल किया, लेकिन वहाँ कुछ सीखने को वहाँ नहीं मिला उसको। एयरपोर्ट भी इसी तरह। समाजीकरण की इकाइयाँ, नेक्स्ट है समाजीकरण की इकाइयाँ। तो परिवार, समाजीकरण का आरंभ परिवार से होता है और यह समाजीकरण की पहली इकाई है। परिवार जो होती है वो समाजीकरण की पहली इकाई है। आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जब आनुवांशिक गुण आँख, नाक, रंग,
चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। इन्वायरमेंट, इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का माहौल जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि। यानी कि कहने का अर्थ है आनुवंशिकता उसे कहते हैं जो अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों का गुण आप में आता है, उसे ही आनुवंशिकता कहा जाता है। जैसे कि किसी के माता का आँख का रंग भूरा है तो उसके बच्चे का भी रंग भूरा हो जाता है तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। ठीक है। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विकास, डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। टोटल क्रोमोसोम 46 होता है। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाले माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे का, या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि के बच्चे होना, इसे ही प्रत्यागमन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाल्टन का सिद्धांत। इसके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह गाल्टन का सिद्धांत या जीव गणना सिद्धांत बायोमेट्री थ्योरी कहलाता है। ठीक है। बीजमैन का सिद्धांत, इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है, तो इसे बीजमैन का सिद्धांत कहा जाता है। गाल्टन का सिद्धांत में बताया गया है कि दादा दादी, यानी कि एक जनरेशन के बाद का जनरेशन, जैसे आपके माता पिता से पहले का जनरेशन का गुण अगर बच्चे में आ जाता है तो उसे ही गाल्टन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेगर मेंडल, इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम निर्धारित किए थे। ग्रेगर मेंडल जो थे, मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के बारे में बताए थे इन्होंने। नेक्स्ट है संज्ञान। इसका मतलब होता है सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं आदि के प्रति अवधारणा बना लेता है, उसे ही संज्ञान कहते हैं। संज्ञान के अंदर बहुत सी मानसिक क्रियाएं आती है, जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क आदि। यानी जिस परिवेश में मनुष्य रहता है वहाँ के व्यक्तियों से, वहाँ की जो घटनाएं घटती है उससे, वस्तुओं से एक अवधारणा बना लेता है, उसे ही संज्ञान कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण कौन कौन है? पहला, अवधान, अटेंशन। संज्ञान का प्रयोग करते समय बच्चा पहले अवधान करता है। दूसरा, स्मृति। जब बच्चा अपने वातावरण के चारों ओर चीज़ों का अवधान कर लेता है तो वह उनसे संबंधित सूचनाओं को अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेता है। तीसरा, मेटाकॉग्निशन। इसमें सूचनाओं को वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना को प्रस्तुत किया जाता है। मेटाकॉग्निशन बच्चों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में हेल्प करता है। मन मानचित्रण। इसके द्वारा हम सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्र बनाते हैं। इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान, रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मन को क्रियाशील रखते हैं और खोजबीन करते रहते हैं। नेक्स्ट है संवेग।
ये वह स्थिति होते हैं जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसे अलग अलग शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। संवेगों के प्रकार। मैकडूगल को संवेग का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैकडूगल को संवेग का जनक कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां बताई जो संवेग से जुड़ी होती है। मूल प्रवृत्तियां और संबंधित संवेग कौन कौन है? तो यह है पलायन, भय से संबंधित, युयुत्सा क्रोध से संबंधित, निवृत्ति घृणा से संबंधित, जिज्ञासा आश्चर्य से संबंधित, ठीक है, शिशुरक्षा वात्सल्य से संबंधित, शरणागति विषाद से संबंधित, संरचनात्मक भावना से संबंधित, संचय प्रवृत्ति स्वामित्व की भावना से संबंधित, सामूहिकता एकाकीपन से संबंधित, कामुकता से संबंधित, आत्मगौरव श्रेष्ठता की भावना से संबंधित, दैन्य आत्महीनता की भावना से संबंधित, भोजन अन्वेषण भूख से संबंधित, ठीक है, हास आमोद से संबंधित। नेक्स्ट है संज्ञान और संवेग आपस में संबंधित होते हैं। किस तरह से होते हैं? मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। मोटिवेशन अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं उसे मोटिवेशन कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। जैसे अपने एक होता है दूसरों के द्वारा मोटिवेशन दिया जाता है, एक स्वयं में मोटिवेट होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को करने के लिए ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है तो आप करके रहते हैं, तो उसे ही मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं। पहला आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा हो गया बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या आता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, जो अभी हम उदाहरण दिए। नेक्स्ट है बाह्य अभिप्रेरणा, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है, वह बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनने के लिए उसे पुरस्कार या दंड, प्रशंसा या लालच देना, इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जो दूसरों के द्वारा मोटिवेट किया जाए, जब दूसरों के द्वारा आपको मोटिवेट किया जाए, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, और आप करते हैं, तो उसे ही बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। और जब अपने आप में आप किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, अपने आप को में आप ये ठानते हैं कि मुझे ये करना है, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और जब कोई दूसरा को, जैसे आपके माता पिता आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम ऐसा पढ़ो, मन से पढ़ो, तुमसे हो जाएगा, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एच मैस्लो थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आत्मसिद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अब्राहम एच मैस्लो थे। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती है। कौन कौन? पहला दैहिक आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की मांग, तीसरा आत्मीयता की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता, और 5वां आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। अभिप्रेरणा के चक्र। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रबल प्रेरणा, तीसरा उत्तेजना, चौथा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, 5वां उपलब्धि, छठा उत्तेजना की कमी। यानी अभिप्रेरणा के चक्र क्या है? पहले लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, इससे उपलब्धि, इसके लिए उपलब्धि से उद्लेपन की कमी, फिर आवश्यकता से अंतर्नोद से उद्वेलन,
और इसके बाद फिर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा इस चक्र को। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण, निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चा की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उसका निदान किया जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण। बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना, फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यानी कि निदानात्मक शिक्षण में बच्चा में जो कमी है उसका पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में उन कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा और चिंतन। भाषा, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध है, यानी कि अपने विचारों को, आपका मन में जो चल रहा है वो दूसरों के सामने जो पहुंचाने का माध्यम है उसे ही भाषा कहा जाता है। ठीक है, भाषा का स्वभाव एवं क्रम। मनोवैज्ञानिक। भाषा और चिंतन। भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा का स्वभाव एवं क्रम, जैसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। अपने विचार को आप किस तरह से दूसरों के सामने प्रकट करेंगे, तो जिस माध्यम से आप प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं, उसे ही भाषा कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक क्रम। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा विकास के सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी। परिपक्वता से अभिप्राय है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, जैसे बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। जैसे अगर आप बड़े लोगों का बात करें और बच्चों का बात करें तो बच्चा बोलने में तुतलाने लगता है, लेकिन बड़े व्यक्ति अच्छे से बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे परिपक्व हैं, उनका गला, तालु और ये सभी अंग जो हैं वो परिपक्व होते हैं, इसलिए वो अच्छा से किसी भी बात को अच्छा से आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है अनुबंधन। अनुबंधन किसी वस्तु से जोड़कर बताना का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं जो दिखाई दे सके से जोड़कर दी जाती है। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया जाता है तो बच्चा जल्दी सीख जाता है। अनुबंधन का सिद्धांत में कहा गया है कि किसी बच्चा को किसी वस्तु को दिखाकर जल्दी सिखाया जा सकता है। यदि बच्चा को पृथ्वी के बारे में बताना है तो पृथ्वी का ग्लोब दिखाकर बच्चा को पृथ्वी के बारे में अगर बताया जाए तो बच्चा जल्दी सीखेगा। ठीक है, इसे ही अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा है अनुकरण, नकल करना का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करता है। अनुकरण के सिद्धांत में बच्चा जो है परिवारजनों, साथियों सभी के द्वारा जो चीज़ें की जाती है, जैसा व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया जाता है वैसा ही बच्चा सीखता है और उसकी नकल करता है। इसे ही अनुकरण का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है चिंतन, थिंकिंग। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। किसी समस्या को कैसे हल करना है, अगर आपका बाइक ख़राब हो गया तो आप कैसे, अब उसके बारे में आप सोचेंगे कैसे इसको बनाया जाए, तो उसे ही उस समय जो आपके मन में उत्पन्न होता है उसको बनाने के लिए कि बाइक ऐसे ऐसे ठीक हो सकता है, तो उसे ही चिंतन कहा जाएगा। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। जब तक समस्या उत्पन्न हुआ तो आपके मन में चिंतन होना आरंभ हो गया, और जब समस्या का समाधान हो जाता है, वो काम आपका हो जाता है, तब उसे चिंतन समाप्त हो जाता है। चिंतन के प्रकार, तो चिंतन के
दो प्रकार हैं, कौन कौन? स्वलीन चिंतन, स्वयं में लीन रहना, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलीन चिंतन कहलाता है। दूसरा यथार्थवादी चिंतन, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होती है। ठीक है। तीसरा है टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक बिंदु से पर केंद्रित होती है और समस्या एक ही समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? जैसे 5 बालकों से आप अगर पूछा जाए कि बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, तो पाँचों का सेम आंसर होगा दिल्ली। इसे ही अभिसारी चिंतन कहते हैं और इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद क्लोज इंडेड वाला होता है। इसका समाधान क्या था? जैसे दिल्ली, तो पाँचों ने एक ही उत्तर दिया, तो इसे क्लोज इंडेड वाला समाधान कहा जाता है। नेक्स्ट है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, इसमें समस्याओं को कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो अगर 5 बालक से ये भी प्रश्न पूछा जाए दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो पाँचों का उत्तर अलग अलग होगा। तो ये ओपन इंडेड वाला प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न, तो इसे अपसारी चिंतन के अंतर्गत रखा गया है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला ओपन इंडेड होता है। तीसरा है आलोचनात्मक चिंतन। गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन के सामान्य प्रकार कौन कौन हैं? पहला प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो चीज़ें दिखाई देती है उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन निम्न स्तर का होता है। दूसरा प्रत्ययात्मक चिंतन, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनके बारे में विचार करना प्रत्ययात्मक चिंतन कहलाता है। तीसरा काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं काल्पनिक चिंतन कहलाता है। चौथा है तार्किक चिंतन, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर यह एक सामाजिक संरचना जो समाज द्वारा निर्धारित होता है। जेंडर लैंगिक पूर्वाग्रह, इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज और गर्ल में गर्ल को प्राथमिकता देना। जैसे स्कूल में कोई कंपटीशन होता है जिसमें पहले गर्ल्स को, लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसे ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए और लड़का लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए। जेंडर लैंगिक रूढ़िवादिता, जो चीज़ें तथ्य पहले से चलती आ रही है उसी को मानना लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के काम करते हैं, ऐसा रूढ़िवादिता पहले से चलती आ रही है। ठीक है, इसी को लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। RT 2009 वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक सभी बच्चों को मुफ्त और एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया। यानी 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इससे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में। RT का ऑफिशियल नाम क्या है? तो RT का ऑफिशियल नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन।
द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और धारा 12 में क्या कहा गया है? तो धारा 12 में बताया गया है RT 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी? तो 25%। ठीक है, धारा 12 में बताया गया है। धारा 13 में कहा गया प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। प्रति व्यक्ति अगर आप फीस लेते हैं तो शुल्क का 10 गुना जुर्माना देना होगा। धारा 14 में कहा गया है किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे आप नामांकन लेने से वंचित नहीं कर सकते। उसे हर हाल में आपको विद्यालय में नामांकन लेना होगा, करना होगा। धारा 15 में कहा गया है बच्चे को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। बच्चे को जब शैक्षणिक वर्ष शुरू होगा, सत्र शुरू होगा, नया सत्र, तो उसका आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। धारा 15 में कहा गया है। और धारा 16 में कहा गया है स्टूडेंट को न तो क्लास में फेल किया जाएगा और न ही विद्यालय से निकाला जाएगा। धारा 16 में कहा गया है। ठीक है, धारा 17 में कहा गया बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते, बच्चे को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते, बच्चे को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। धारा 17 में कहा गया है। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य। धारा 24 में शिक्षक के कर्तव्य का वर्णन किया गया है। धारा 27 में RT 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन को छोड़कर। शिक्षक को सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा प्रबंधन का कार्य कर सकती है और अन्य किसी भी काम में नहीं लगाया जा सकता। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 होता है। प्राथमिक कक्षाओं में अगर 30 बच्चा है तो 30 बच्चे पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों का शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए, यानी उच्च प्राथमिक स्तर में 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। RT 2009 में के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। अगर कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, एक क्लास में 200 से अधिक बच्चा है, तो शिक्षक का अनुपात 40 बच्चा पे एक शिक्षक होगा। यदि 200 अगर बच्चे हैं तो उसमें 5 शिक्षक होंगे। 200 बच्चा पे 5 शिक्षक, 40 विद्यार्थियों पे एक शिक्षक, 1 से 8 वर्ग के लिए। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो उसमें एक प्रधानाध्यापक का होना अनिवार्य है और 5 शिक्षक। ठीक है, RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? तो 45 घंटे। RT 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस होता है 800 घंटे, 200 दिन। RT 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 800 घंटे होने चाहिए 200 दिन में। 200 दिन में न्यूनतम कम से कम 800 घंटे शैक्षणिक कार्य होना चाहिए। RT 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 1000 घंटे 220 दिन में होना अनिवार्य है। 220 दिन में 1000 घंटे उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए न्यूनतम शिक्षण।
RTA 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता? तो कक्षा 8 तक। कक्षा 8 तक बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता। RTA 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। RTA 2009 में कहा गया है कि 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। RTA 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। RTA 2009 में कहा गया है SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक होता है। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति ये डिसाइड करेगी कि अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व इन्हीं के ऊपर होता है। RTA 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। RTA 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। RTA 2009 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। 18 वर्ष तक की उम्र तक दिव्यांग बच्चे जो विकलांग हैं किसी भी अंग से, तो 18 वर्ष तक वो मुफ्त शिक्षा उनको दिया जाएगा। RTA 2009 में ऐसा बताया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है NCF 2005, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए ये बताया गया कि इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में NCF 2005। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या हैं? पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो ज्ञान है आपके पास उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। पढ़ाई को रटंत यानी रट कर किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ा जाए। आगे कहा गया है पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। पाठचर्या जो है पढ़ने का पाठचर्या जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो, सिर्फ बुक पर आधारित नहीं हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, उसे करके दिखाया जाए, गतिविधि करके किया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्था रखने वाला विद्यार्थी तैयार किया जाए। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं आइए देखते हैं। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीज़ों को आजमाए, जोड़े तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। यानी इसमें कहा गया है कि बालक स्वयं से गलती करे, किसी चीज़ को जोड़े तोड़े और उसे स्वयं सुधार करे और उसे सीखे। सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। सीखना क्या है? सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है। नेक्स्ट कहा गया है सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। यानी बच्चे सीखने के दौरान डरे नहीं और आनंद एवं संतोष से उसको जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए। उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। यानी बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह पर महत्व दिया जाए। उसकी भाषा, संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर
प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा व गणित को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। कितने भाषा सूत्र का वकालत करता है? त्रिभाषा सूत्र का वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 कौशल की बात की है। किसी भी प्रकार की सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। किसी भी प्रकार की सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। सहशैक्षिक गतिविधियाँ जो है होती है उनमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। पाठ्यक्रम में मोटी किताबें नहीं जोड़ी जाए, ये शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। नेक्स्ट कहा गया है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने के अवसर दे। पुस्तकालय में बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं उसे स्वयं चुनने का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट कहा गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध का बढ़ावा दिया जाए। यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा नहीं दिया जाए, उसमें सौंदर्य जैसे कि कहीं घूमना, घुमाने ले जाना, इसका ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। बच्चे को कहीं घुमाने ले जाइए, इसका बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन, नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षकों को जो पठन पाठन की सामग्री है उसको समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। समुदाय को है मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर प्रदान करें। मानसिक स्तर पर योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। मानसिक स्तर पर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट कहा गया है आगे, बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो। बालक का सभी दृष्टिकोण से विकास हो, इसके आधार पर उसका सिलेबस तैयार किया जाए। ठीक है, आगे कहा गया है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करें। सभी विद्यार्थियों को एक जैसा वातावरण मिले, इसको ध्यान में रखा जाए। ठीक है, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। पहला करके सीखना, दूसरा निरीक्षण करना, तीसरा परीक्षण करना, चौथा सामूहिक विधि, पांचवा मिश्रित विधि। यानी बच्चे को करके सीखने का अवसर देना चाहिए, बच्चे को निरीक्षण करना चाहिए, उस परीक्षण का अवसर देना चाहिए, सामूहिक विधि का अवसर देना चाहिए और मिश्रित विधि का अवसर देना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है, शिक्षक क्या है? शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। ठीक है, NEP 2020 NEP के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में NEP का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट द्वारा MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत MPhil को समाप्त कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन, यह नीति वर्तमान की 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। यानी यह जो वर्तमान नीति है 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। नेक्स्ट, इस नीति के आधार सिद्धांत संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। यानी इसमें बताया गया है, संरचनात्मक समझ में बताया गया है कि रटंत प्रणाली पर जोर नहीं देना है और बच्चा को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने पर के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। बहुभाषिकता यानी अनेक भाषाओं, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना, इससे बहुत ही उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाला परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। और मूल्यांकन के उद्देश्य बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। यानी कि बच्चे को केंद्र में रखकर सिखाने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाए, ना कि सिर्फ वर्ष के अंत में जो परीक्षा होती है उसको पास करने के लिए बच्चे को पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नए की स्थापना की जाएगी। परख नामक एक नए सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा के माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 या उससे आगे भी घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा में होगी। बच्चों की शिक्षा जो है कक्षा 5 से 8 या उससे आगे भी मातृभाषा, मदर टंग में, स्थानीय भाषा में दी जाए, क्योंकि स्थानीय भाषा जो मातृभाषा बच्चों की होती है उसमें वो ज़्यादा जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाता है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। आगे है राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएं, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं, संस्कृत का अध्ययन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें इस बात को बताया गया है कि विद्यार्थी आंशिक रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली आदि का अध्ययन करवाया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन कराया जाएगा। NEP 2020 यह सीखना
कैसे सीखना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है। मानकीकरण से लचीलापन की और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी या समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। ठीक है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीक, सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षा के प्रावधान को बताया गया है। क्लास 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक में यह कहा गया है कि स्कूल के करिकुलम में कमी जो है लचीलापन, रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ स्कूल की नेशनल बुक टेक्स्ट बुक जो अभी चलता है उसमें भी बदलाव किए जाने चाहिए। आगे कहा गया है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीखना और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट है NCERT एंड SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट्स के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव और में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स के विशेषताओं समेत किया जाएगा। अब कुछ निगेटिव वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। देखिए कुछ टैग वर्ड हैं निगेटिव वर्ड जो अगर इसका जिक्र अगर जो प्रश्न में किया जाता है तो प्रश्न बिल्कुल गलत होंगे, वो उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर केवल का बात किया जाए, मात्र का बात किया जाए, सिर्फ क्या बात किया जाए तो वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे कोई बच्चा को केवल यही करना चाहिए ऐसा अगर जो कहा जाए विकल्प में तो बिल्कुल विकल्प गलत होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना वाला प्रश्न से संबंधित प्रश्न गलत होगा। दंड, सजा, समस्या, बोझ, हतोत्साहित का अगर जिक्र प्रश्न में रहे तो बिल्कुल गलत होगा। पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित जैसा अगर कुछ रहे तो भी गलत होगा। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ का जिक्र अगर हो से संबंधित हो तो भी गलत होगा। लैंगिक असमानता की बात अगर प्रश्न में किया जाए तो बिल्कुल ही गलत होगा। उत्तर में अगर किया जाए
लैंगिक असमानता की बात अगर उत्तर में किया जाए तो वो उत्तर बिल्कुल गलत होगा। बच्चे के विचार मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देने वाला जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ही गलत होगा। निष्क्रिय जो अगर रहे विकल्प में तो विकल्प बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, निष्क्रिय वाला विकल्प बिल्कुल गलत होगा। रोजगार, व्यावसायिक, उच्च ग्रेड की शिक्षा का जिक्र अगर विकल्प में किया जाए तो विकल्प गलत होगा। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली का अगर बात किया जाए तो विकल्प गलत होगा। समिति का बात किया जाए विकल्प गलत होगा। व्याख्या की बात अगर किया जाए, व्याख्या कोई भी प्रश्न में अगर व्याख्या से रिलेटेड विकल्प दिया जाए तो वो विकल्प गलत होगा। अब कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि सही होंगे। अगर विकल्प में सर्वांगीण विकास की बात किया जाए तो विकल्प सही होगा। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव की बात अगर किया जाए तो सही होगा। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन की बात अगर विकल्प में किया जाए तो विकल्प सही होगा। जिज्ञासा की बात अगर करें तो सही होगा। बाल केंद्रित हो तो सही होगा। व्यवहारिक कुशलता से रिलेटेड अगर दिया जाए विकल्प तो वो सही होगा। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ा जाए विकल्प को तो सही होगा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण से जोड़ा जाए तो भी सही होगा। समावेशी कक्षा शिक्षा पर आधारित अगर विकल्प दिया जाए तो सही होगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री पर अगर दिया जाए तो भी सही होगा। संसाधन से रिलेटेड भी सही होगा। और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग से संबंधित विकल्प हो तो वो सही होगा। ठीक है, आगे शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM जिसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं, TLM कहते हैं। इससे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। TLM के माध्यम से किसी बच्चे को वस्तु को दिखाकर अगर उसके बारे में बताया जाए, उसका व्याख्यान किया जाए तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो इनसे प्रभावशाली और रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की बचत भी होती है। TLM से समय की बचत भी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, TLM, टाइप्स ऑफ TLM। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार के सामग्री होते हैं। ए, श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। ये इंद्रियों पर के आधार पर श्रव्य सहायक सामग्री हैं। ठीक है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, भाषा प्रयोगशाला। बी है दृश्य सामग्री। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। उदाहरण श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनील बोर्ड, मानचित्र, ग्लोब चित्र, रेखाचित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म, स्ट्रिप्स आदि। ये जो है देखकर सीखने वाला सामग्री है, दृश्य सामग्री है। जो चित्र के माध्यम से बनाया गया है श्यामपट्ट, फ्लैनेल बोर्ड इसी को कहते हैं, फ्लैनेल बोर्ड इसी को कहते हैं। फिल्म स्ट्रिप, रील, इंसाइक्लोपीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ग्लोब, नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य सामग्री, जिसे हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण हैं मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि। जैसे टीवी में हम चित्र भी देखते हैं और साथ ही साथ ध्वनि भी सुनते हैं
आवाज़ भी सुनते हैं। कंप्यूटर, इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। नाटक, इसमें भी हम देखते हैं और सुनते हैं। चित्र भी हम देखते हैं। चलचित्र, फिल्म, कठपुतली, इसमें भी हम देखते हैं और सुनते हैं। दूसरा है तकनीक आधार पर। दूसरा क्या है? तकनीक आधार पर। कठोर उपागम, बी हो गया मृदु उपागम। तीसरा परिक्षेपण के आधार पर, तो ए हो गया प्रक्षेपी सामग्री, बी हो गया अप्रक्षेपी सामग्री। प्रक्षेपी सामग्री में जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप आदि। बी हो गया जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती वे प्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। चौथा एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार ग्राफिक्स, चित्र, कार्टून, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल बोर्ड, ये आप लोग को ऊपर बता चुके हैं। त्रिआयामी सामग्री, मॉडल, श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआफोन। प्रक्षेपी सामग्री, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आपका आएगा उसमें हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपका CDP जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूरा कवर हो जाएगा। और अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें। धन्यवाद।